अंतरिक्ष की दुनिया में ना कुछ नाम तो एकदम सितारों की तरह चमकते हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जिनके बिना हम शायद उन सितारों तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही शख्सियत की, नैन्सी ग्रेस रोमन। उन्हें मदर ऑफ हबल भी कहते हैं, पर उनकी कहानी अक्सर कहीं खो सी जाती है। तो देखिए, ये कहानी शुरू होती है हबल स्पेस टेलीस्कोप की एक जबरदस्त कामयाबी से। इस एक टेलीस्कोप ने ना हमारा ब्रह्मांड को देखने का नजरिया ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। मतलब इसने हमें वो गैलेक्सीज, वो नेब्यूला, वो तारे दिखाए जिनके बारे में हम पहले सिर्फ थ्योरीज में ही पढ़ते थे। और आज उनकी लेगेसी सिर्फ साइंस की किताबों में बंद नहीं है। विमेन ऑफ नासा का जो लेगो सेट है ना, उसमें उनका एक मिनी फिगर भी है। मतलब सोचिए, उनका कल्चरल इम्पैक्ट कितना गहरा था। वो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक असली प्रेरणा बन गई। तो सवाल यही है कि भाई इस पूरे रेवोल्यूशन के पीछे कौन था? कौन थी वो महिला जिसने हबल के आइडिया को एक सपने से सच बनाया? चलिए जरा और गहराई से जानते हैं इनकी कहानी को। तो नैन्सी की कहानी ना उनके बचपन से शुरू होती है। उनकी माँ रात में उन्हें वॉक पर ले जाती थी और आसमान में कॉन्स्टलेशंस मतलब नक्षत्रों के बारे में बताती थी। बस वहीं से एस्ट्रोनॉमी के लिए उनका पैशन शुरू हो गया। और ये जुनून कोई ऐसा वैसा नहीं था। सोचिए, सिर्फ 11 साल की उम्र में उन्होंने अपने दोस्तों के लिए एक एस्ट्रोनॉमी क्लब शुरू कर दिया था, ताकि सब साथ मिलकर इन नक्षत्रों के बारे में सीख सकें, बातें कर सकें। लेकिन उनका रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। पहली बड़ी दीवार उनके सामने तब आई जब उनके हाई स्कूल की गाइडेंस काउंसलर ने उन पर तंज कसते हुए कहा, भला कौन सी लड़की लैटिन छोड़कर मैथ्स लेगी। ये उस सोच के बस पहली झलक थी जिसका सामना उन्हें अपनी पूरी जिंदगी करना था। और ये सिलसिला कॉलेज में भी नहीं थमा। वहाँ जो डीन ऑफ विमेन थीं, वो तो इस बात के सख्त खिलाफ थीं कि महिलाएं साइंस या इंजीनियरिंग में जाएं। उनका तो साफ मानना था कि ये फील्ड्स लड़कियों के लिए हैं ही नहीं। इससे पता चलता है कि उस जमाने में महिलाओं के लिए स्टेम में आगे बढ़ना कितना कितना ज्यादा मुश्किल था। हद तो तब हो गई जब पीएचडी करने के बाद भी ये भेदभाव खत्म नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में उनके डिपार्टमेंट चेयर ने तो मुंह पर कह दिया, हम महिलाओं से भेदभाव नहीं करते, बस उन्हें कम सैलरी पर रख सकते हैं। मतलब कितनी चौंकाने वाली बात है। लेकिन नैन्सी ने इन सब बातों को कभी खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने हार नहीं मानी। और उनकी इसी जिद, इसी लगन ने उन्हें एक ऐसे मौके तक पहुंचाया जहां वो अपना असली टैलेंट दिखा सकती थीं। ये मौका था नासा में, जो उस वक्त नया नया ही बना था, और यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। उन्हें बनाया गया नासा की पहली चीफ ऑफ एस्ट्रोनॉमी। और सुनिए, ये कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं थी। उनकी जिम्मेदारी थी कि वो जीरो से, बिल्कुल स्क्रैच से एक पूरा स्पेस एस्ट्रोनॉमी प्रोग्राम खड़ा करें। एक ऐसा प्रोग्राम जो अगले 50 सालों तक एस्ट्रोनॉमी का भविष्य तय करने वाला था। अब इस प्रोग्राम को बनाने का उनका तरीका भी बड़ा कमाल का था। उन्होंने क्या किया, वो पूरे देश में घूमी, अलग अलग एस्ट्रोनॉमर्स से मिलीं, उनकी ज़रूरतें समझीं, उनके सपने सुने, और फिर उन सारे आइडियाज़ को इकट्ठा करके एक ठोस प्रैक्टिकल प्लान बनाया। यही नैन्सी की सबसे बड़ी खासियत थी, उनका सुपर पावर कह सकते हैं। वो साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स के बीच एक पुल की तरह थी, एक ट्रांसलेटर। मान लीजिए कोई साइंटिस्ट कहता, मुझे उस दूर वाली गैलेक्सी की एक एकदम साफ तस्वीर चाहिए, तो नैन्सी उसे इंजीनियर्स की भाषा में बदल देती थी कि अच्छा, इसके लिए इतना बड़ा मिरर लगेगा, सेंसर की सेंसिटिविटी इतनी होनी चाहिए, और इसे ऑर्बिट में इस जगह पे रखना होगा। वो एक परफेक्ट अनुवादक थी। और इसी कमाल की स्किल ने उन्हें उनके सबसे बड़े, सबसे मशहूर प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ाया, द हबल स्पेस टेलीस्कोप। अब समझते हैं कि आखिर स्पेस में एक टेलीस्कोप रखना इतना बड़ा, इतना क्रांतिकारी आइडिया था ही क्यों? देखिए, सारी प्रॉब्लम है हमारे एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल की। जब हम धरती से किसी टेलीस्कोप से आसमान में देखते हैं ना, तो हवा की परतें, धूल, नमी, ये सब मिलकर सितारों से आ रही रोशनी को डिस्टर्ब कर देती हैं। नतीजा, धुंधली तस्वीरें। लेकिन स्पेस में वहां तो कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं। मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर, साफ नजारा। हबल ने इसी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। लेकिन हबल को जमीन से आसमान तक पहुंचाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। इसका आइडिया तो सोचिए 1940s में ही आ गया था, पर इसे बनाने में कई दशक लग गए। नैन्सी ने इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। उन्होंने कांग्रेस के सामने बजट के लिए बहस की, सारे साइंटिस्ट्स को एक साथ लाया। ये उनकी जिद और उनका विजन ही था जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट कभी ठंडे बस्ते में नहीं गया। तो चलिए अब उनकी कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं,
देखते हैं कि वो अपने पीछे क्या लेगेसी, क्या विरासत छोड़कर गईं। नासा के ये शब्द हबल की कामयाबी की पूरी कहानी कह देते हैं। सच में इस एक टेलीस्कोप ने साइंस को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, और ये सब नैन्सी रोमन के विजन और उनकी कड़ी मेहनत के बिना कभी भी मुमकिन नहीं हो पाता। पर उनका असर सिर्फ हबल तक ही नहीं था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अगली पीढ़ी को साइंस के लिए इंस्पायर करने में लगा दी। वो अक्सर स्कूलों में जाती थीं, बच्चों से, खासकर लड़कियों से बात करती थीं और उन्हें साइंस में करियर बनाने के लिए इनकरेज करती थीं। और स्टूडेंट्स के लिए उनकी सलाह बड़ी सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल थी। वो साइंस को किसी मुश्किल सब्जेक्ट की तरह नहीं देखती थीं, बल्कि वो कहती थीं कि ये तो मज़ेदार पहेलियों की एक सीरीज है जिसे कोई भी सॉल्व कर सकता है। और आखिर में उनका एक छोटा सा वाक्य उनकी पूरी जिंदगी के पैशन को बता देता है। उनके लिए साइंस कभी कोई बोझ या काम नहीं था, ये एक मज़ेदार खेल था। और शायद यही सबसे बड़ी बात है जो हम नैन्सी ग्रेस रोमन की कहानी से सीख सकते हैं।